जोशीमठ में जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हैं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के हालात का जायजा लिया है और पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है। जोशीमठ में सीएम धामी ज्यादातर घरों में गए और लोगों की स्थिति को देखा और जाना। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है और हर संभव उनकी मदद करेगी। प्रभावितों को सीएम ने परेशान न होने की बात कही है कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व का कारण भी है। ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। पुष्कर जी, क्या तपोवन का जो टनल है लोग उसको जिम्मेदार मान रहे हैं? टनल के बारे में आपका क्या कहना है? टनल का जो टनल है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा है कि अभी ये सब पर कहना बहुत जल्दबाजी होगा और फिलहाल अभी निर्माण कार्य सारे ही रोक दिए गए हैं। जोशीमठ आपदा पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जोशीमठ की आपदा में मदद के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तत्पर है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने मुझे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, अगर बात करें तो जोशीमठ में जिस तरीके से आपदा आई है, किस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? पूरी तरह से हमारी सरकार लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया है और बड़ी बैठक की है। सारे काम वहाँ रोक दिए गए हैं। हर प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ से केंद्र सरकार हर चीज़ की निगरानी कर रही है। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक चीज़ को देखते हैं आपदा के समय में, विशेषकर हर घटना को और वहाँ के कार्यक्रम किस तरह से हो रहे हैं, बचाव कार्य कैसा चल रहा है और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरह से कर रहे हैं समाधान, ये सारी बातों की नॉलेज रहती है। और हम चिंतित ज़रूर हैं कि आपदाओं का एक किस्म से हमारे ऊपर साया हमेशा रहता है पर्वतीय क्षेत्रों में। उत्तराखंड में इससे पहले भी कई बार ऐसी आपदाएं आई हैं। हमारी सरकार ने चाक चौबंद प्रबंध किए और केंद्र सरकार ने सीधे बात करी। इससे पहले आपने देखा जब इसी के बगल में एक आपदा आई थी चमोली ज़िले में, प्रधानमंत्री जी उस दिन दूसरे प्रदेश में सभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ से उन्होंने उत्तराखंड की सूचना दी, वहाँ के बारे में जो व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में बताया और पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी है, सब तैयार है। जैसे स्टेट चाहेगी वैसा वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होंगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज हैं, बचाव कार्य में जो लोग लगते हैं वो सब के सब लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर, विकास कार्यों को भी दोष डाला जाए। जो एनटीपीसी का वहाँ पे पावर प्लांट चल रहा है उसको लेकर के भी लोग जिक्र कर रहे हैं। जो दरारें पड़ रही हैं, जो परिवार विस्थापित हो रहे हैं, उनको किस तरीके से आगे तमाम सारी चीज़ें देंगे और जो एनटीपीसी को लेकर विकास कार्यों को लेकर जिक्र है उस पर कैसे देखेंगे? भूगर्भ शास्त्रियों ने उसका सर्वेक्षण कर लिया है। उनकी रिपोर्ट आने से पहले मेरा कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि इन सब बातों पर जो कारण हैं और उसके पीछे क्या क्या तत्व छिपे हुए हैं, क्यों हो रहा है। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। जोशीमठ में गिरीश अपने बड़े परिवार के साथ घर पर रह रहे थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उनकी आशाएं को उनसे छीन लिया। अब पूरा परिवार, छोटे बच्चे बेघर हो चुके हैं। जोशीमठ के जिस घर में इस वक्त मौजूद हूँ, ये गिरीश जोशियाल जी का घर है और वो भी यहाँ पर इस घर को छोड़कर स्कूल में चले गए हैं। उनके परिवार में उनके 2 बेटे हैं, और एक बहू है, उनकी पत्नी है, खुद हैं। एक बड़ा परिवार है, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन जो है घरों में बनी है, तो आप देख सकते हैं कि ताले लगाकर वो खुद ही यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। प्रशासन के शिफ्ट करने से पहले ही उन लोगों ने सोचा कि इस तरीके से ख़तरे में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। जिस तरीके हम हर जगह दिखा रहे हैं, इस घर की भी यही कंडीशन है। यही वजह है कि वो यहाँ से चले गए हैं, स्कूल में रह रहे हैं। उनके दोनों बेटे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर, मनोज, कितने दिनों में इस तरीके की स्थिति हुई कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ धंस रहा है? सर, ये हाल ही में मतलब कि 30 तारीख से सर 30 तारीख से अभी तक मतलब हो ही रहा है सर। ये पहले हम यहीं रह रहे थे, थोड़ा बहुत टूट रहा था ऊपर, तो हमने कहा नहीं
पर परसों रात को कुछ ज़्यादा ही हो गया तो हम कहीं दूसरी जगह चले गए। छोटा बच्चा है हमारा तो यहाँ रखने से खतरा था। स्कूल में रखा है, फिर स्कूल में भी रह नहीं पा रहे हैं। एक छोटा कमरा है, मतलब ये जितने भी परिवार हैं सारे वहीं पे रह रहे हैं, तो ना वहाँ पे शौचालय ना कुछ, मतलब खाना बनाने का कोई वो नहीं है। सुबोध, आपका पूरे परिवार है, आपके बड़े भाई बता रहे हैं जो पूरी सिचुएशन बन रही है, अगर मैं पूरे शहर की बात करूँ, आप तो सब लोगों के संपर्क में हैं, वहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? कहीं जगह ठीक है, कहीं जगह ज़्यादा दुर्घटना हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सिंगदार हो गया, नरसिंह मंदिर, ज्ञाननगर और सुनील, ऐसा में हो रहा है ज़्यादा। हर घर की यही कहानी यहाँ पर है। गिरीश जी का ये घर है, उनका बड़ा परिवार है, सब स्कूल में हैं, छोटे बच्चे हैं, नाती पोते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं किस तरीके की बनी हुई है। ऐसे ही तमाम अन्य परिवारों के भी इसी तरीके के हाल जोशीमठ में है। सवाल वही है कि आगे क्या होगा जो सबको परेशान कर रहा है। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, जोशीमठ। जब सीएम धामी जोशीमठ का जायजा ले रहे थे तो उसी वक्त एक महिला रोने लगी। रोते हुए उसने अपने दर्द को सीएम धामी के सामने बयां किया। एक मिनट रुको, सही दिखो ना आपको, इधर दिखो ना, एक मिनट रुको, सही। देखिए आप, रोती बिलखती ये महिला मुख्यमंत्री के सामने जा पहुंची। सुरक्षा कर्मियों ने रोका, लेकिन उसके बाद भी भावावेश बहुत ज्यादा था। मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से ढांढस बंधाया, उसके बाद भी लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं, उनको भरोसा दे रहे हैं। देखिए आप, फिर से एक बार देखिए। एक मिनट रुको, सही दिखो ना आपको, इधर दिखो ना, एक मिनट रुको, सही। दुख, भावुकता, क्रोध सब का मिश्रण था इस महिला के हाव भाव में, इसकी बातों में, और वो बहुत आसानी से देखा जा सकता है। एक और महिला भी बाद में आई, हाथ जोड़कर उन्होंने भी अपनी व्यथा मुख्यमंत्री के सामने रखी। ऐसे मौकों पर सुरक्षा जो कर्मी होते हैं उनकी चुनौती बहुत बढ़ जाती है। देखिए आप, सुरक्षा कर्मी रोक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बार बार ढांढस बंधा रहे हैं, बात सुनने के लिए कह रहे हैं। महिला रोती बिलखती आवेश में अपनी बात कहती हुई। पहाड़ों की ग्रामीण महिला तकलीफ में है, पीड़ा में है, उसका आशियाना उजड़ रहा है, खतरे की जद में है, समझी जा सकती है उसकी पीड़ा, और उसी भावावेश में उसने अपनी बात रखी मुख्यमंत्री के सामने रोते हुए। कई सारी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री ने जब हवाई सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया, उसकी भी आपदा पीड़ितों को जो आश्वासन दिया, देखिए गले लगकर भावुक हो गए लोग मुख्यमंत्री के। एक वृद्ध व्यक्ति आप देखिए, उनको अपनी व्यथा बताते हुए, और घरों के अंदर गए, जो उन घरों में दरारें पड़ी हैं, मुख्यमंत्री बच्चों का हाल चाल लिया, लोगों से मिले, घरों के अंदर के हालात का जायजा लिया, समझा, देखा। अलग अलग तस्वीरें मुख्यमंत्री के निरीक्षण की। वहां पर कई दिनों से लोग तकलीफ में, खतरे की जद में, दहशत में, पीड़ा में जीते हुए, और जब मुख्यमंत्री आए तो फिर उनको लगा कि कुछ भी करके मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखनी है, और इसीलिए आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री के सामने पहुंचे ये लोग। जोशीमठ के ये लोग जो कि इस वक्त पीड़ित हैं, दहशत में हैं, डर के साए में जी रहे हैं, जिनके आशियाने उजड़ रहे हैं, जिनके शहर पर खतरा है, दरारें पड़ रही हैं, जिनके घरों की दीवारों पर उनके चेहरे बहुत आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उनकी तकलीफ को देखा और सुना जा सकता है। अनेक महिलाएं रोते हुए देखी गई, अनेक इलाकों में ऐसा देखा गया। और देखिए आप, ये तस्वीर मुख्यमंत्री के सामने इस महिला के भावावेश में अपनी बात रखने को देखिए ध्यान से। और मेरठ से खबर है, न्यायिक हिरासत में याकूब कुरैशी और इमरान कुरैशी। 60 दिनों के लिए कोर्ट ने इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कल देर रात दिल्ली से गिरफ्तार हुए थे दोनों पिता पुत्र। अवैध मीट प्लांट मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है, और मेरठ में पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया। उसके बाद कोर्ट ने इन्हें 60 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और बेटे इमरान कुरैशी को 60 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है कोर्ट ने, मेरठ की कोर्ट ने, स्पेशल जज की कोर्ट ने। और ऐसे जेल ले जाए गए याकूब कुरैशी और इमरान कुरैशी। देखिए आप, कल देर रात इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर 50-50 हजार रुपयों का इनाम था।
मेरठ में पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, स्पेशल जज की कोर्ट में पेश किया। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी को 60 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये देखिए, मेरठ पुलिस उन्हें जेल लेकर जा रही है। स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने ये आदेश दिया है और उसके बाद देखिए किस तरीके से पुलिस यहाँ पर याकूब कुरैशी को जेल लेकर जा रही है। 60 दिन की जो न्यायिक हिरासत है, 60 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेजा गया। ये देखिए किस तरीके से सुरक्षा के जो बेहतर और पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए थे और पूरी तरीके से पुलिस ने एक सुरक्षा का जो चक्रव्यूह है, जो सुरक्षा का चक्रव्यूह वो रचा था। कचहरी परिसर के बाहर की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए किस तरीके से यहाँ QRT क्विक रेस्पॉन्स टीम है और कचहरी के बाहर आप देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ भी है, सुरक्षा का घेरा भी है यहाँ पर। और याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी की जो गिरफ्तारी है वो मेरठ क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से की है। पुलिस को सूचना मिली थी, क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि याकूब कुरैशी अपने बेटे के साथ एक किराए के फ्लैट में रह रहे हैं और जो चांदनी महल थाना इलाका है दिल्ली में वहाँ पर थे और वहाँ से इनकी जो गिरफ्तारी है वो की और उसके बाद इनको कोर्ट में यहाँ पर पेश किया गया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी, तमाम बातें और तमाम पक्ष साथ में रखे गए और उसके बाद जो दोनों को, याकूब कुरैशी पूर्व मंत्री और उनके बेटे इमरान कुरैशी, दोनों को 60 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। और याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि याकूब कुरैशी अवैध तरीके से मांस की तस्करी कर रहे थे और इसीलिए कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई हुई है। वहीं अखिलेश के ट्वीट पर सवाल उठाते हुए BL वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी आरक्षण की बात करती है लेकिन परिवार से ऊपर नहीं उठ पाती। गैर यादव को साधे या जिसको साधे, अखिलेश भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट करके आरक्षण पर प्रहार किया था, आरक्षण के विषय पर। अवैध मीट के कारोबार में आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत की मौजूद है केंद्रीय शहरी सहकारिता मंत्री BL वर्मा जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, लगातार विपक्ष ये कहता रहा है कि परेशान किया जा रहा है कई लोगों को, गिरफ्तारी को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, चाहे मीट के अवैध कारोबारी हो या भूमाफिया हो या अन्य इस प्रकार के अपराधी हो, उनके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार किसी कीमत पर बख्शती नहीं है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उसको गिरफ्तार किया है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को आगे भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, अगर बात करें तो कल अतीक अहमद का परिवार भी BSP में शामिल हो गया और साफ तौर पे कहा कि उनके पति के जो संबंध थे वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से हुए, जिस वजह से अगर बात करें तो इस तरीके की जो तमाम सारी घटनाएं हुई, लेकिन अब वो BSP में शामिल हो रहे हैं। देखिए, सपा हो या बसपा हो, हम कह सकते हैं कि अपराध करने वाला अपराधी होता है और अपराधी को उसी तरह से देखा जाएगा, उसके गलत चीज़ों का केवल बोध ही नहीं किया जाएगा, उनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। और आज गुंडे माफिया अपराधी जिस तरह से बिलों में घुसे हैं या जेल के अंदर हैं, तो मैं योगी सरकार के कानून व्यवस्था के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का शासन था 2017 से पहले, तो गुंडा राज और माफिया राज चलता था, वो चलने वाला नहीं है। प्रश्न वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। अगली बड़ी अपडेट आगरा से है। वहां पर कंजावला अंजलि मर्डर केस से जुड़ी निधि की तस्वीरें सामने आई हैं। आगरा से गिरफ्तारी की पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं। अंजलि की दोस्त निधि गांजा तस्करी में गिरफ्तार हुई थी। 6 दिसंबर 2020 में आगरा कैंट स्टेशन पर पकड़ी गई थी निधि और निधि से 10 किलोग्राम गांजा भी बरामद हुआ था। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके की रहने वाली है निधि। ये तस्वीरें 6 दिसंबर 2020 की हैं, जब पुलिस ने गांजे के साथ निधि और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं तस्वीरें। आगरा से अपडेट है। दिल्ली के कंजावला कांड से जुड़ी तस्वीरें। अंजलि की दोस्त निधि, जो उसके साथ उस रात स्कूटी पर सवार थी, गांजा तस्करी में गिरफ्तार हो चुकी है आगरा कैंट स्टेशन पर दिसंबर 2020 में। उसी गिरफ्तारी की तस्वीरें सार्वजनिक हुई हैं। 10 किलो गांजे के साथ पकड़ी गई थी निधि। लेकिन जीआरपी कह रही है कि यह वही निधि है या कोई और, इसकी जांच कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण। रेलवे पुलिस का कहना है कि यह वही निधि है दिल्ली की सुल्तानपुरी वाली, या कोई और, अभी इसकी जांच की जा रही है। जीआरपी अभी इसकी जांच कर रही है कि यह वही निधि है या कोई और। यह जीआरपी का बयान। 6 दिसंबर 2020 को यह गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जीआरपी स्पष्ट नहीं है। वो कह रही है जांच कर रहे हैं।
देखिए, जो इनसे जो पूछताछ की गई थी तो इसके द्वारा बताया गया था कि मैं पहली बार जो है वो मैं लेकर के आ रही हूँ और इसके लिए मुझे पैसा मिलता है। अभी जो दिल्ली वाला मामला है वो ये वही निधि है। इस चीज़ को हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। अभी इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि ये जो निधि है वो वही है जो दिल्ली वाले केस में। उनके फादर का नाम जो है ये स्वर्गीय सतपाल सिंह लिखा हुआ था और सुल्तानपुरी नई दिल्ली इनका एड्रेस जो है वो था। वक्त अब खबरों में एक बार फिर से आगे बढ़ने का, और ये खबर लखनऊ से है। मदरसों से निकाले जाएंगे गैर मुस्लिम छात्र। जी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस बाबत फरमान जारी कर दिया। यूपी में इस वक्त 16,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। 8,500 गैर मान्यता प्राप्त और 600 के करीब अनुदानित मदरसे उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। आयोग की चेयरमैन प्रियंका कानूनगो की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा गया है। देश भर के अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं को चिन्हित करके वहां से निकालकर आरटीई के तहत सामान्य शिक्षण संस्थानों में दाखिल कराया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर ये कहा है कि उनके जो मदरसे चल रहे हैं वहां से गैर मुस्लिम छात्रों को निकाला जाए, उनका दाखिला आरटीई के तहत दूसरे स्कूलों में कराया जाए। हमारे साथ में इस समय उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी हैं। उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या निर्देश दिए गए हैं। मैम, जानना चाहेंगे किस तरह के निर्देश हैं जो पत्र आया है राष्ट्र से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 8 दिसंबर को एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनको मदरसों से हटाया जाए। तो इस प्रकार का पत्र अभी कमीशन को भी प्राप्त हुआ है और इन्होंने पूरे समस्त SCPCRs को ये पत्र भेजा है। वजह बताई होगी, उसके पीछे कुछ तर्क दिए होंगे। तर्क तो यही है कि मुस्लिम मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चा क्यों पढ़ रहा है, इसकी जानकारी ली जाए कि ये बच्चा वहाँ तक कैसे आया। और मैं कहूँगी कि ये विषय वास्तव में एक जानकारी रखनी भी चाहिए कि मदरसों में हिंदू बच्चे या गैर मुस्लिम बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसलिए ये पत्र वहाँ से जारी किया गया है। इसी पत्र को माध्यम बनाकर हम सरकार से कहेंगे कि इसको 1 माह के अंदर इसकी रिपोर्ट तैयार करके राज्य आयोग को भी सौंपी जाए और उसके बाद हम इस पर अपना काम करें। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मदरसों में अगर कोई गैर मुस्लिम पढ़ रहा है, कोई हिंदू पढ़ रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर वो वहाँ पर क्यों पढ़ने जा रहा है, जहाँ पर इनके हिसाब से सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है। बहरहाल इस मामले में राज्य सरकार से भी समन्वय किया जाएगा और ये कोशिश होगी कि 1 महीने के अंदर इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट मिल जाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा। और एक बड़ी खबर, गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामे की खबर आ रही है। बीजेपी पार्षद अनिल स्वामी ने निगम के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया है, कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। अनिल स्वामी ने नगर आयुक्तों को कमीशन की बात पर गुस्सा आ गया है। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ है। ये देखिए आप तस्वीरें, नगर निगम बोर्ड की बैठक में यह हंगामा। कमीशन की बात पर नगर आयुक्त पर भड़के हैं। नगर आयुक्त और भाजपा पार्षद के बीच तू-तू मैं हो गई वहीं बैठक में ही। अधिकारियों पे 7 दिन से दबाव डाल दो कि हमारा 30,000 का विज्ञापन निकलवाओ। काफी जो काम है हम कराएंगे। अधिकारियों पे 7 दिन से दबाव डाल दो कि हमारा 30,000 का विज्ञापन निकलवाओ। काफी जो काम है हम कराएंगे। अधिकारियों पे 7 दिन से दबाव डाल दो कि हमारा 30,000 का विज्ञापन निकलवाओ। काफी जो काम है हम कराएंगे। अधिकारियों पे 7 दिन से दबाव डाल दो कि हमारा 30,000 का विज्ञापन निकलवाओ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।